नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आज उत्तर प्रदेश के कृषि इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री ने विकसित भारत कृषि अभियान के तहत प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए यूनिक फार्मर आईडी लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू की। यह आईडी आधार कार्ड की तरह काम करेगी, जिसमें किसान की भूमि का क्षेत्रफल, मिट्टी की गुणवत्ता, बोई गई फसलों का इतिहास और बैंक ऋण का पूरा डेटा डिजिटल रूप से दर्ज होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त करना है। अब खाद, उन्नत बीज और सरकारी सब्सिडी का लाभ सीधे इस आईडी के माध्यम से पात्र किसानों तक पहुंचेगा। सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिकों ने एआई आधारित फसल रक्षक ऐप का भी प्रदर्शन किया, जो कीटों के हमलों की भविष्यवाणी 48 घंटे पहले कर सकता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 2026 के अंत तक यूपी की कृषि विकास दर को 20% तक ले जाने के लिए सरकार हर जिले में स्मार्ट एग्रो सेंटर स्थापित करेगी। यह कदम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं को खेती की ओर पुनः आकर्षित करने में भी सहायक होगा। अगली खबर है कि गाजियाबाद में एक 4 वर्षीय मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में आज देश की सर्वोच्च अदालत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया कि कल सुबह 11 बजे तक एक उच्चस्तरीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस टीम का नेतृत्व आईजी स्तर का अधिकारी करेगा और इसमें महिला अधिकारियों की बहुलता होगी। अदालत की नाराजगी का मुख्य कारण पुलिस की प्रारंभिक जांच में देरी और 2 निजी अस्पतालों द्वारा पीड़िता को समय पर प्राथमिक उपचार न देना था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वो उन अस्पतालों के लाइसेंस की समीक्षा करे जिन्होंने आपातकालीन स्थिति में इलाज से मना किया था। कोर्ट ने कहा कि इंसानियत और कानून दोनों ही संकट के समय पीछे नहीं हट सकते। इस मामले ने राज्य में महिला और बाल सुरक्षा के बुनियादी ढांचे पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। राज्य सरकार ने भी कोर्ट में भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराएगी और दोषियों को कठोरतम सजा सुनिश्चित की जाएगी। यह घटना कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच तालमेल की कमी को भी उजागर करती है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में इस समय प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आज 24 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों, विशेषकर बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में तापमान ने पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रयागराज और झांसी में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी लखनऊ में ये 44.5 डिग्री सेल्सियस रहा। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका अर्थ है कि लू हीटवेव का प्रभाव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने हीटवेव इमरजेंसी लागू कर दी है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मजदूरों से खुले में काम न कराएं। निर्माण स्थलों पर शेल्टर और ओआरएस की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में विशेष कोल्ड वार्ड बनाए हैं। बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे ग्रिड पर भारी दबाव है। ऊर्जा विभाग ने फॉल्ट को तुरंत ठीक करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम तैनात की हैं। जनता को सलाह दी गई है कि वे केवल अनिवार्य कार्यों के लिए ही बाहर निकलें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। अगली खबर है कि ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में उत्तर प्रदेश ने आज एक वैश्विक छलांग लगाई है। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में रॉकलिंक इंडिया द्वारा स्थापित भारत की पहली और सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी रिसाइक्लिंग फैसिलिटी ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है। इस प्लांट की वार्षिक क्षमता 10,000 टन बैटरी रिसाइकिल करने की है। यह परियोजना न केवल पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकेल के लिए चीन पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगी। औद्योगिक मंत्री ने उद्घाटन के दौरान कहा कि ये इकाई सर्कुलर इकोनॉमी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पुरानी मोबाइल बैटरियों और ईवी बैटरियों से निकाले गए खनिजों को पुनः नई बैटरियों के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे ईवी की लागत में 15-20% की कमी आने की संभावना है। यह प्लांट लगभग 5,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। इसके साथ ही यहां एक रिसर्च विंग भी बनाई गई है, जो भविष्य की सॉलिड स्टेट बैटरियों पर शोध करेगी। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि वो नोएडा को भारत का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट हब बनाने के लिए नई सब्सिडी योजना लाएगी। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी के मद्देनजर आज से पूरे प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक नया हीटवेव प्रोटोकॉल जारी किया है। नए आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी स्कूल अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही संचालित होंगे। 11 बजे के बाद किसी भी बच्चे को स्कूल परिसर में रोकने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय विशेष रूप से उन छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया है जो लंबी दूरी तय कर स्कूल आते हैं। इसके अलावा विभाग ने पहली बार नो यूनिफॉर्म डेज की अनुमति दी है,
जिसमें छात्र सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनकर आ सकते हैं ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिले। स्कूलों में मिड डे मील के साथ अब अनिवार्य रूप से ताज़े फल और नींबू पानी परोसने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि किसी जिले में तापमान 46 डिग्री से अधिक होता है तो वहां के जिला मजिस्ट्रेट को तुरंत समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां घोषित करने का अधिकार दिया गया है। निजी स्कूलों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे बसों में बड़ी ई और ठंडे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें, अन्यथा उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। अगली खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा समेत 10 स्मार्ट शहरों की प्रगति की गहन समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक का मुख्य केंद्र स्मार्ट सिटी 2.0 योजना रही, जिसके तहत अब शहरों को केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यधिक सुरक्षित सेफ सिटी बनाया जाएगा। सरकार ने इन शहरों में AI आधारित CCTV कैमरों का एक ऐसा जाल बिछाने का निर्देश दिया है जो संदिग्ध गतिविधियों और अपराधियों की पहचान पलक झपकते ही कर सकेगा। बैठक में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC को और अधिक शक्तिशाली बनाने पर चर्चा हुई। अब नागरिक एक ही मोबाइल ऐप के जरिए पुलिस सहायता, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जलभराव और कूड़ा प्रबंधन जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए सेंसर आधारित तकनीक का उपयोग किया जाए। वाराणसी और अयोध्या जैसे धार्मिक केंद्रों में भीड़ प्रबंधन, क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष स्मार्ट गेट्स लगाए जाएंगे। इस परियोजना का लक्ष्य 2026 के अंत तक यूपी के शहरी जीवन को विश्वस्तरीय बनाना है, जहां तकनीक और नागरिक सुरक्षा एक साथ चलें। अगली खबर है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के आसपास की भूमि पर एक नया वैश्विक तकनीकी शहर बसाने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने आधिकारिक मंजूरी दे दी। इस क्षेत्र को न्यू पिट्सबर्ग का नाम दिया गया है, क्योंकि इसे अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर की तर्ज पर एक इंडस्ट्रियल और टेक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 1000 एकड़ में फैले इस हब में AI, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर डिजाइन और एरोस्पेस से जुड़ी कंपनियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य यहां दुनिया की शीर्ष 500 तकनीकी कंपनियों में से कम 50 को स्थापित करना है। इसके लिए प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है, जहां कंपनियां आते ही अपना उत्पादन शुरू कर सकेंगी। यहां काम करने वाले पेशेवरों के लिए विश्वस्तरीय आवासीय कॉलोनियां, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल और अस्पताल भी बनाए जाएंगे। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि न्यू पिट्सबर्ग अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में $50 अरब का योगदान दे सकता है। यह परियोजना राज्य के मेधावी युवाओं को विदेशों में जाने के बजाय अपने ही प्रदेश में उच्च वेतन वाली नौकरियां प्रदान करेगी। अगली खबर है कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2027 की तैयारियां अभी से युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। आज नमामि गंगे परियोजना के तहत वाराणसी और प्रयागराज में 3 नए अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STP का उद्घाटन किया गया। इन प्लांट्स की विशेषता ये है कि ये सौर ऊर्जा से संचालित होंगे और शून्य तरल विसर्जन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक पर आधारित हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने दावा किया है कि इन परियोजनाओं के शुरू होने के बाद गंगा में गिरने वाले अशोधित नालों की संख्या 0 हो जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य महाकुंभ से पहले गंगा के जल को क्लास A गुणवत्ता तक पहुंचाना है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से आचमन और स्नान कर सकें। इसके अलावा गंगा के किनारे 50 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि रासायनिक उर्वरक नदियों में न मिलें। प्रयागराज में डिजिटल घाट भी विकसित किए जा रहे हैं, जहां तीर्थयात्रियों को जल की शुद्धता और प्रवाह की रियल टाइम जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। स्थानीय समुदायों और युवाओं को गंगा प्रहरी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे स्वच्छता अभियान की निगरानी कर सकें।